ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज वेक्टर एडिशन लॉ। अभी तक हमें कोई भी दो स्केलर क्वांटिटी को जोड़ना आता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 3 + 5 कितना हुआ, तो आप सीधे बोल दो कि सर 3 + 5 8 होता है। तो आपने क्या किया, 3 और 5 को अलजेब्रिक ऐड कर दिया, दैट इज ए स्केलर एडिशन। लेकिन दो वेक्टर्स को मैं डायरेक्टली ऐड इस तरह से नहीं कर सकता। मतलब थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। जिसे मान लो मैं 3 मीटर ऐसे मान लेते हैं, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो मैंने आपको एक छोटा सा कोऑर्डिनेट दिया कि एक काम करो, पहले ईस्ट की तरफ जाओ 3 मीटर, फिर वेस्ट की तरफ जाओ 4 मीटर, सॉरी पहले ईस्ट की तरफ जाओ 3 मीटर, फिर नॉर्थ की तरफ जाओ 4 मीटर। तो ये हुआ 3 मीटर आप पहले गए ईस्ट की तरफ, फिर नॉर्थ की तरफ गए 4 मीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप बोलोगे सर 3 + 4 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 7। तो वो क्या हुआ, आपने अलजेब्रिक स्केलर की फॉर्म में आपने उनको ऐड कर दिया, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो आप बोलोगे सर यहां से चल के यहां तक पहुंचा। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो आप बोलोगे सर ये 3 है, ये 4 है, तो अगर मैं ये निकालूंगा तो एक तरह से हाइपोटेनस बन गया, दैट इज √3² + 4², ये हो गया 5 मीटर। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो आपने 3 + 4 7 बताया क्या? नहीं, आपने बोला 5, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम स्केलर की तरह से ऐड ना करके वेक्टर की तरह से ऐड करते हैं, और इसी को जिस लॉ के थ्रू हम इसको ऐड करते हैं उसी को हम वेक्टर एडिशन लॉ बोलते हैं। अब यहां पर 3 मीटर और 4 मीटर, इसको मैं दो वेक्टर्स बोल सकता हूं, दैट इज ए वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर, और ये मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट को मैं बोलूंगा रिजल्टेंट वेक्टर, जो मुझे इन दोनों का नेट एडिशन प्रोवाइड करेगा, दैट इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां पर वापस आते हैं, तो दैट इज ए वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर। मुझे क्या करना है, दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तो दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करने से जो मिलेगा वो उसको मैं क्या बोलूंगा, रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर। तो आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हो गया ए वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट इज एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, और ये इन दोनों का क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसको सॉल्व कैसे करें, यहां पर थीटा क्या हो गया, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। तो हम यहां पे लिख देते हैं थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक तरह से इस एग्जांपल से थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, ये 3 था, ये 4 था, तो यही रिजल्टेंट वेक्टर, यही तो निकालना है। यहां पर इस वेक्टर से थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से मैं बोल सकता हूं ये जो 3 वेक्टर है इसको मैंने ए वेक्टर बोल दिया, ये जो 4 है इसको मैंने बी वेक्टर बोल दिया, तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आया। तो रिजल्टेंट आया कैसे, बनाया कैसे मैंने इसको, मैंने क्या किया, ए की टेल से बी के हेड को मिला दिया, ए की टेल से बी के हेड को मिला दिया। तो वेक्टर एडिशन लॉ क्या होता है, अगर आपको कोई भी दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ए वेक्टर्स बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा, देन द टेल ऑफ द फर्स्ट टू हेड ऑफ द लास्ट या सेकंड, जो वेक्टर मिलेगा वही आपको रिजल्टेंट वेक्टर देगा। जैसे अगर मैं यहां पर इस बी वेक्टर को शिफ्ट करके यहां पे ले आता हूं, तो आपके पास आएगा दैट इज ए वेक्टर, इस बी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा किसी भी वेक्टर को बिना डायरेक्शन चेंज किए आप शिफ्ट कर सकते हो। तो ये बी वेक्टर, तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये पहले की टेल, ये दूसरे का हेड, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर
ये जो वेक्टर बना वो आपको रिजल्टेंट वेक्टर देगा। टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर, ये आपको क्या दे रहा है? रिजल्टेंट वेक्टर दे रहा है। तो मुझे यही कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं ये वाला एंगल, ये एंगल तो पता ही है, ये एंगल कितना है? थीटा। मान लेते हैं ये एंगल आ गया अल्फा। तो यहां पे बोल सकता हूं मैं कि आर वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर एंड अल्फा इज एंगल मेड बाय आर वेक्टर विद ए वेक्टर। जो आर वेक्टर ए वेक्टर से एंगल बना रहा है वो हमने यहां पे लिख लिया, अल्फा एज्यूम कर लिया, कैलकुलेट करेंगे। अब इसी डायग्राम को और थोड़ा सा देखते हैं। ये बी वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकता हूं? मॉड ऑफ बी से। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम मॉड लगा के लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको लिखता तो ये मॉड ऑफ ए, इसका मैग्नीट्यूड लिखता। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखता तो ये मॉड ऑफ बी, और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखता तो ये आता मेरे पास मॉड ऑफ आर। ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाली लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इस ट्रायंगल में कॉस थीटा अगर मैं लिखूं तो कॉस थीटा हो जाएगा, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो इस ट्रायंगल में कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, ये वाली लेंथ मान लो ये x है, और हाइपोटेनस की लेंथ तो मुझे पता है कितनी है, b, दैट इज x अपॉन b। तो यहां से x कितना आएगा? b cos थीटा। इसी तरह से ये लेंथ निकालना चाहूं तो निकाल सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से ये लेंथ जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वाली लेंथ आएगी आपके पास b साइन थीटा। तो इसको बोल देते हैं, सपोज ये a बोल देता हूं, ये b पॉइंट बोल देता हूं, ये c पॉइंट और ये d पॉइंट। तो अगर मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल ABC की, इन ट्रायंगल ABC, तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया? दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो बोल सकता अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस। तो यहां से लिख सकते हैं मॉड आर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, और बेस की लेंथ कितनी हो जाएगी? अब ये है a, ये है b cos थीटा, तो टोटल लेंथ हो गई a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस सॉरी हाइट, तो हाइट हो जाएगा आपके पास b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपके पास आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो इसको अगर हम ओपन करें तो ये बनेगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या कॉमन आ गया? बी स्क्वायर कॉमन आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1। तो फाइनली ये वाली टर्म कितनी बनी? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू दैट आर स्क्वायर
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां से r कितना आ गया, r आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इस केस में स्टार्टिंग से अगर हम इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल सिंपल है। वेक्टर एडिशन लॉ की अगर हम बात करते हैं तो वेक्टर एडिशन लॉ क्या होता है, अगर कोई भी दो वेक्टर्स अगर आपको दे रखे हैं देन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर will gives resultant of these two vector, that is known as resultant vector। और इस resultant vector की अगर हम बात करें तो वो resultant vector कितना आता है, r is equals to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta, where r is magnitude of the resultant vector। a square ये magnitude ही है क्योंकि हमने यहाँ पे length ली है, तो ये है a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये है b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ओके, तो फाइनली हमारे पास जो मैग्नीट्यूड का रिजल्ट आया दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ, यहां पर मैंने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख दिया जिससे आप कभी गलती ना करो, तो दैट इज r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 mod a mod b cos थीटा। तो ये मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देगा। जैसे मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर होता कितना है, आर वेक्टर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो अगर इस साइड मॉड लगाया तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ mod a स्क्वायर प्लस mod b स्क्वायर प्लस 2 mod a mod b cos थीटा। जैसे दोबारा से जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था वहां से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला था कि हम 3 मीटर चलते हैं ईस्ट की तरफ, 4 मीटर चलते हैं नॉर्थ की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो आपने बोला था कि सर डिस्प्लेसमेंट तो यही हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 5 मीटर। लेकिन अब मैं इस एडिशन को तो मैं ये बोल सकता हूं दैट इज अ वेक्टर एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो एक तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी वेक्टर को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर वेक्टर को। तो अगर मैं इसको इस फॉर्मूले से निकालता तो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज 25 सॉरी 16 प्लस 2 मॉड ए पहले का मैग्नीट्यूड 3 मॉड बी दूसरे का मैग्नीट्यूड 4, 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर, बिल्कुल ध्यान से यहां पर देखो, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एंगल बिटवीन बी वेक्टर। तो ए ये है, बी ये है, तो ए ये है, बी ये है, तो क्या ये एंगल बिटवीन वेक्टर है क्या? नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। अभी तो हमने सीखा कि एंगल बिटवीन वेक्टर होता है आइदर दे आर कनेक्टेड हेड टू हेड और टेल टू टेल। तो इस वेक्टर को आगे बढ़ाया तो दैट इज ए वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल ये होगा, और ये एंगल कितना होगा, दैट इज 90। तो ये भी कितना है 90। तो एंगल बिटवीन वेक्टर कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई 0। तो आपके पास रिजल्टेंट आया कितना, रिजल्टेंट आया अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 25। तो कितना आया 5। यानी हमने जो डायरेक्टली सोच के सॉल्व किया था, जो हम कब से करते आ रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है,
वो हमने कैलकुलेट कर लिया कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों आ रहा है और उसका एग्जैक्ट मेथड क्या है। तो अब मैंने वेक्टर की बात करें तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना तो सीख लिया, लेकिन अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? अगर मैं ये अल्फा एंगल निकाल लूं, क्योंकि ए वेक्टर पता है, इसकी डायरेक्शन भी पता है, तो अगर मैं अल्फा एंगल निकालूं तो मेरे पास आर वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। जिसे मान लो 30 डिग्री आया, तो मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर से 30 डिग्री घुमा दूंगा तो मेरे पास आर वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। वो कैसे निकालेंगे? अगेन यहां पर इस ट्रायंगल में वापस आते हैं। तो इस ट्रायंगल में ये वाली लेंथ, ये बी वेक्टर था, ये लेंथ की बात करें तो हमने कैलकुलेट किया है, ये लेंथ कितनी थी, दैट इज बी साइन थीटा, और ये लेंथ कितनी थी, दैट इज बी कॉस थीटा। तो इस कंप्लीट ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी, तो इस ट्रायंगल में अगर मैं tan अल्फा लिखूं, tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल में tan अल्फा क्या होगा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज b साइन थीटा अपॉन बेस लेंथ। इस ट्रायंगल की बेस लेंथ, ये कंप्लीट लेंथ, ये लेंथ है a, ये लेंथ है b cos थीटा, तो कंप्लीट लेंथ a प्लस b cos थीटा। तो किसी वेक्टर के पास दो ही चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, डायरेक्शन हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे आ गया मेरे पास r। इसको याद रखना है कि r इज ए रिजल्टेंट वेक्टर, एडिशन है दो वेक्टर्स का, a और b दो वेक्टर्स है और थीटा उनके बीच का एंगल है। और यहां पर ये मॉड a मॉड b, मॉड से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड लगाया। प्लस माइनस तो किसी वेक्टर में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर हमने मॉड लगाया क्योंकि हमेशा कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। ओके, तो फाइनली हम लोगों ने भाई मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया कि दो वेक्टर्स का अगर मुझे एडिशन करना है तब कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्टली फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर होगा अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वे थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब इसके कुछ केसेस की बात करते हैं। केसेस का मतलब क्या है कि भाई ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है। तो पहले आता है मैक्सिमम। तो फर्स्ट केस पर आते हैं, दैट इज केस 1 फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट। अगर मुझे रिजल्टेंट को मैक्सिमाइज करना है तो यहां पर दो वेक्टर्स अगर आपको गिवन है, ए और बी मैंने दे रखे हैं, तो मैं चेंज क्या कर सकता हूं, मैं दोनों के बीच का एंगल चेंज कर सकता हूं। तो अगर मुझे आर को मैक्सिमाइज करना है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस थीटा को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी पड़ेगी। और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अगर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मुझे अगर रिजल्टेंट को मैक्सिमम करना है तो मुझे इस कॉस थीटा को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम। फॉर द आर मैक्स cos theta should be maximum and maximum value of cos theta is 1। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा इज 0 डिग्री। और 0 डिग्री कब आया था, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। यानी अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तब उन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो मैक्सिमम आता है। तो इस केस में अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो फर्दर मेरे पास आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, दैट इज 1। तो ये आया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर से रूट चला गया, तो फाइनली आपके पास द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर आएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर आएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर
सॉरी दैट इज मॉड ऑफ ए प्लस बी। यानी दो वेक्टर्स को हम इस केस में स्केलर की तरह से ऐड कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। जैसे अगर मान लो दो वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये दे रखा है 3, ये दे रखा है 4, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो अगर मैं आपसे रिजल्टेंट पूछूं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप बोलोगे 3 + 4 7। यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ये होती है मॉड ऑफ ए प्लस बी। ओके, अब अगले केस पर आते हैं। जैसे केस 1 क्या था, जिसमें हमने रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू देखी थी। अब हम रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं। तो सेम चीज, अगर मुझे रिजल्टेंट को मिनिमाइज करना है तो मुझे इस कॉस थीटा को मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो फॉर आर मिनिमम, केस सेकेंड, फॉर आर मिनिमम cos theta should be minimum and the minimum value of cos theta is -1 and the minimum value of cos theta is -1। और ऐसा कब होता है? जब थीटा कितना होता है 180 डिग्री। और 180 कब आता है? when the both vectors are anti parallel। हम बोल सकते हैं when vectors are anti parallel, when vectors are anti parallel। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहां पर पुट करूंगा तो मेरे पास फाइनली वैल्यू आएगी द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। कॉस -1 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 मॉड ए मॉड बी, -1 है, ये आ जाएगा। अब अगर मैं ये देखूं तो ये एक तरह से हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये होता क्या है? दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये तो इसका आ गया, और ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहां से ये रूट हट गया। यहां से फाइनली अगर आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर होगा मॉड, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो ये भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज मॉड ऑफ a माइनस बी, दैट इज आर मिनिमम। यानी मेरे पास यहां पर एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आ गया कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का एंगल अगर मैं मान लो 0 से 180 चेंज करता जा रहा हूं तो इसके रिजल्टेंट की वैल्यू भी हर वक्त चेंज होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा वेरी करेगा। तो जैसे जैसे आप एंगल चेंज कर रहे हो, दोनों के बीच का जो एंगल है वो चेंज हो रहा है, तो रिजल्टेंट भी क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, यानी उसकी मिनिमम से मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है, वो हमने एक रेंज कैलकुलेट कर ली। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। इसको नोट डाल देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर ये वेरी करता है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि इक्वल आ रहा है a माइनस बी एंड लेस देन और इक्वल टू a प्लस बी। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ r है वो r मिनिमम से r मैक्सिमम के बीच में वेरी करेगा। यानी किन्हीं भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड a माइनस बी से कम नहीं हो सकता और a प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकता। a माइनस बी कब होगा? जब एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 180 डिग्री होगा। और a प्लस बी कब होगा? जब एंगल बिटवीन वेक्टर इज 0 डिग्री होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके लिखना चाहूं तो ये मेरे पास आर वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए माइनस बी, यहां पर आएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यहां पर आएगा ए प्लस बी का मॉड। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी से हमेशा ज्यादा होगा और ए प्लस बी से हमेशा बराबर या उससे कम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने दो वेक्टर्स दे दिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये दे दिया 5 और ये दे दिया 7। पहला वेक्टर है 5, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 7, और मैंने आपसे पूछा कि अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करता हूं तो इनका रिजल्टेंट कहां से कहां तक वेरी कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं
a माइनस बी से a प्लस बी, और अगर मैं a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, अब देखो a माइनस बी में आप किसी में से भी किसको माइनस कर सकते हो। 5 माइनस 7 करोगे तो आप बोलोगे सर -2 आया, लेकिन मैग्नीट्यूड लगा रखा है ना भाई, हमेशा कैसा लेना है, पॉजिटिव। या फिर आप 7 माइनस 5 भी कर सकते हो तो 2 आ जाएगा। हमें हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी लेनी है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड लगा हुआ है। तो दैट इज a माइनस बी करो या b माइनस ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो दैट इज 5 माइनस 2, यहां पे तो हम 2 ही लगेंगे चाहे माइनस बी आए। और अगर मैं a प्लस बी कैलकुलेट करूंगा तो a प्लस बी आ जाएगा 5 प्लस 2, सॉरी 5 प्लस 7, दैट इज 12। यानी इसका रिजल्टेंट दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर कहां से कहां तक वेरी करेगा, 2 से लेके 2 से लेके 12 तक। यानी अगर मैं आपको ऑप्शंस देता, फॉर एग्जाम्पल इसी केस में अगर मैं आपको डिफरेंट ऑप्शंस देता कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं 5 एंड 7, विच आर द फॉलोइंग कैन बी द रिजल्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिजल्टेंट, कि भाई कौन कौन सा रिजल्टेंट हो सकता है। सपोज मैं पहला ऑप्शन देता 1, सेकंड देता 3, थर्ड ऑप्शन देता मैं आपको, सपोज ये A है, ये B है, ये C है, दैट इज 7, और D की बात करते हैं दैट इज 14। तो मैं क्या चेक करता कि कौन सा इन दोनों का रिजल्टेंट हो सकता है, मुझे ये चेक करना है कि इन दोनों को जोड़ें तो कौन कौन से आंसर्स आ सकते हैं, आउटकम्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो मैंने देखा है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 से 12 के बीच में वेरी कर रहा है। तो 2 से छोटा नहीं हो सकता और 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। 2 से छोटा वाला कौन सा ऑप्शन है, a, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। 12 से ज्यादा वाला कौन सा ऑप्शन है, 14, ये कभी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, 3 और 7। तो 3 और 7 कब हो सकते हैं, डिफरेंट एंगल्स पे। हम चाहे तो वो एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। अगर मान लो रिजल्टेंट आ रहा है 3, तो r की जगह आ जाएगा 3। a आपको पता है कितना है, 5, b आपको पता है कितना है, 7। यहां पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा।